ज़्यादा देर न करते हुए मोहब्बत एक एहसास के अगले पार्ट की शुरुआत करते हैं। सौरभ, ऋषभ तो क्या करने वाला है? ऋषभ उसे देखकर मुस्कुरा देता है। सौरभ अब हंसना बंद कर और बता क्यों मुस्कुरा रहा है। ऋषभ उसे धीरे से कुछ समझाता है और उसकी बात सुनकर सौरभ, तू पागल हो गया है, उसने गलत मेरी वजह से समझा और अब मैं तुझसे इसके लिए माफी में मांग चुका हूँ। ऋषभ, हाँ लेकिन तूने कुछ गलत भी नहीं बोला ना, वो तो मैडम जी को अपना दिमाग ज्यादा चलाने का इनाम मिलेगा। सौरभ, तुझे जो करना है कर, लेकिन इसमें मैं तेरा बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाला हूँ। ऋषभ हंसते हुए, बेटा तू भी इसमें मेरा साथ देगा और तेरे साथ साथ मेरी और उसकी दोनों की फैमिली भी साथ देगी। सौरभ, और नीति, वो तुम्हारा साथ क्यों देगी? ऋषभ, क्योंकि अनन्या कहेगी। सौरभ, और तुझे लगता है कि मैं अनन्या से इस बारे में बात करूंगा? तो बेटा इस बारे में तू भूल ही जा। ऋषभ ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए अनन्या को कॉल कर दिया। फोन की रिंग जाते ही दूसरी तरफ से अनन्या ने कॉल पिक किया। अनन्या, हाँ ऋषभ बोलो। ऋषभ बिना बात घुमाए, तुम मेरी एक हेल्प करोगी? अनन्या, हेल्प? अच्छा पहले तुम बताओ तो सही। ऋषभ ने ऑफिस में जो भी हुआ वो सब कुछ बता दिया। अनन्या खुश होते हुए, तुम और रिति साथ? ऋषभ, हाँ वो सब ठीक है, लेकिन तुम मेरी एक हेल्प करोगी? अनन्या, अब बताओ तो पहले। ऋषभ, तुम्हारी वो कजिन नीति को प्लीज मना लो कि वो रीति के सामने मेरी सगाई उससे होने वाली है ऐसा वो नाटक करे। अनन्या, लेकिन ऋषभ तुम जानते हो इस ड्रामे से रीति कितनी हर्ट होगी। ऋषभ, और मैं आज हर्ट हुआ उसका क्या? वो ऐसे कैसे सोच भी सकती है, और मैं जानता हूँ इससे वो हर्ट भी होगी, लेकिन बाद में हमारा रिश्ता इतना मजबूत भी होगा। वो अभी नहीं जानती कि मेरे लिए अपनी जिंदगी में उसकी कितनी अहमियत है, और शायद इसके बाद उसे यह भी पता चल जाएगा। अनन्या, और घर वाले सब मान जाएंगे इसके लिए? ऋषभ, हाँ उन सबको मैं मना लूंगा। थोड़ी देर अनन्या से बात करने के बाद ऋषभ फोन रख देता है। ऋषभ सौरभ से, अब चले घर? सौरभ, चल। दोनों अब घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकलते हैं। ऋषभ, तू यही रह, मैं पार्किंग से गाड़ी लेकर आता हूँ। सौरभ वही खड़ा रहता है, तभी रीति ऑफिस से बाहर निकल कर आती है। सौरभ रीति को देखकर, तुम कहीं जा रही हो? आई मीन कि अभी ऑफिस की टाइमिंग भी खत्म नहीं हुई। रीति, हाँ वो मेरी तबीयत कुछ खराब है इसीलिए आधे दिन की लीव ली है। सौरभ, ओह। तभी ऋषभ गाड़ी लेकर आ जाता है। सौरभ, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, चलो तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देंगे। रीति, नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। सौरभ, ऋषभ, सौरभ चल, वैसे भी लोगों के मन में जो होता है अक्सर वही करते हैं। वैसे भी रीति को कब से गुस्से से तो भरी हुई थी, और जैसे ही ऋषभ ने यह कहा उसका गुस्सा फूट पड़ा। रीति, मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अभी आप अपनी मन की कर रहे हैं मिस्टर ऋषभ। ऋषभ भी अब गाड़ी से बाहर आ गया। ऋषभ मन में, आज तो बेटा तुझे बड़ी इज्जत मिल रही है, तुमसे सीधा आप। ऋषभ, वैसे आप मुझे बता सकती हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है? रीति हड़बड़ाहट में, वो सगाई, इतना कहकर वो चुप हो गई। ऋषभ, ऋषभ उसकी बात समझते हुए, हाँ 3 दिन बाद मेरी सगाई है, तुम आओगी ना? रिकी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसने इतना कहा, मुझे अब चलना चाहिए। इतना कहकर वो एक टैक्सी में बैठ गई और अब ऋषभ और सौरभ भी गाड़ी में जाकर बैठ गए। सौरभ, यह क्या था? ऋषभ, यह तो कुछ भी नहीं था। ऐसे ही ऋषभ को प्लानिंग करने में 2-3 दिन बीत जाते हैं और इस बीच समर ने और उसके पापा ने ऋतिक और ऋति के रिश्ते के बारे में भी ऋति के परिवार से बात कर ली थी और वो लोग इस रिश्ते के लिए मान भी गए। और मानते भी क्यों ना, क्योंकि वो अगर ढूंढने भी निकलते फिर भी ऋति को ऐसा परिवार और ऋषभ जैसा इंसान कभी नहीं मिलता। और साथ साथ ऋषभ ने उन सब लोगों को यह भी समझा दिया कि वो ऋति को सरप्राइज देना चाहता है, इसीलिए कोई भी ऋति को उनके सगाई के बारे में नहीं बताएगा। और तब तक उसकी सगाई नीति से हो रही है, इस ड्रामे के लिए भी उसने सबको मना ही लिया। इन 2 दिनों में ना रीति ने ऋषभ से बात की थी और ना ही ऋषभ ने रीति से, लेकिन यह तो वो दोनों ही जानते थे कि यह 2 दिन कैसे गुजरे थे। आज सुबह सौम्या अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसका फोन बजता है। वो फोन उठाकर देखती है, उसमें रिया का नाम फ्लैश हो रहा था। सौम्या फोन उठाकर, हाँ रिया बोल। तुम अभी रीति को लेकर ज्वेलरी शॉप पर पहुंचो, हम सभी अभी वहां जा रहे हैं, जिससे कल के लिए रीति के साइज की रिंग ले लेंगे। सौम्या, लेकिन मैं उससे क्या बोलूंगी, तुम तो जानती हो वो कितनी जिद्दी है। रिया के पास से ऋषभ फोन छीनते हुए, भाभी प्लीज उसे लेकर आ जाओ ना। सौम्या, अच्छा कोशिश करती हूँ।
ऋषभ, अच्छा ठीक है, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। सौम्या, ठीक है। फोन रखने के बाद सौम्या सीधा रीति के कमरे में चली गई। सौम्या, रीति। रीति कुछ सोच रही थी, इसीलिए उसने सौम्या की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। सौम्या ने फिर से आवाज़ दी, तभी रीति सोच से बाहर आ गई। रीति, हाँ भाभी। सौम्या, मुझे भी ज्वेलर्स के वहाँ जाना है, तुम चलोगी साथ? रीति सोचते हुए कि अगर मैं घर पर रही तो उसके बारे में ही सोचती रहूंगी, इससे अच्छा तो भाभी के साथ ही चली जाती हूँ। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, रीति ने कहा। सौम्या, ठीक है, तुम नीचे आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। इतना कहकर सौम्या नीचे चली जाती है। सौम्या ने ऋषभ को मैसेज भेज दिया। थोड़ी देर बाद रीति नीचे आ जाती है। सौम्या और रीति ज्वेलर्स के वहां जाने के लिए निकल जाती हैं। थोड़ी देर में दोनों वहां पहुंच जाते हैं। दोनों अंदर आ जाते हैं और एक जगह बैठने के बाद सौम्या अलग अलग ज्वेलरी देखती है। उन्हें 10 मिनट ही हुई थी कि तभी पीछे से किसी की आवाज आई, रीति। रीति उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़ी, वहां ध्वनि खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर रीति को ग्रीट किया। रीति, अरे ध्वनि, तुम यहाँ? ध्वनि, हाँ, वो कल भाई की सगाई है ना, तो उसके लिए रिंग सिलेक्ट करने हम सब यहाँ आए थे। रीति ने जब ये सुना तो वो चुप हो गई। सौम्या, बाकी सब कहाँ हैं? ध्वनि, वो सब। तभी पीछे से रिया की आवाज आई, सब यहाँ हैं। तभी सौम्या और रीति की नजर पीछे चली गई। उन सबको देखने के बाद रीति मन में, इतने सारे लोग एक रिंग खरीदने आए हैं या फिर पूरी शॉप को? सौम्या, उन सबको देखने के बाद तुम सब एक रिंग खरीदने आए हो और तुम लोगों के साथ नीति नहीं आई? रिया उसकी बात समझते हुए, नहीं, वो उसे कल के लिए और भी शॉपिंग करनी थी, इसीलिए उसने अनन्या को भेज दिया। सौम्या, ऋषभ और सौरभ से, इन तीनों का तो समझ में आता है, लेकिन तुम दोनों भी रिंग सिलेक्ट करने आए हो। ऋषभ, वो क्या है ना भाभी, कल सगाई मेरी है और मैं चाहता हूँ मेरी होने वाली वाइफ मेरे पसंद की हुई रिंग ही कल पहने, इसीलिए मैं आ गया। और आप तो जानती हैं मेरी लैला हमेशा मेरे साथ ही रहती है, उसने सौरभ को देखते हुए कहा। यह सुनकर सब हंसने लगे और सौरभ उसे घूरने लगा। रीति अपने आप से, बड़ा आया अपनी होने वाली वाइफ की पसंद का ख्याल रखने वाला, और मुझसे ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे जानता ही है नहीं है मुझे। एक बार अकेले में मिल जाओ बेटा, तुम्हें सारी पसंदें याद न करवा दी ना तो मेरा नाम भी रीति का आहूजा नहीं। रीति को ऐसे घूरता देखकर सौरभ ऋषभ को धीरे से कहता है, ऋष, रीति को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आज तो तुझे वो कच्चा चबा जाएगी। सौरभ आगे कहता है, तू आज अकेले कहीं मत जाइयो। ऋषभ, क्यों? सौरभ, क्योंकि उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि आज वो तुझे बख्शने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। ऋषभ, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे तभी रिया, अब चलो तुम दोनों जल्दी, हमें घर जल्दी पहुंचकर कल की तैयारी भी करनी है। ऋषभ, हाँ चलिए भाभी। रिया, सौम्या, तुम और रीति हमारे साथ चलो। रीति, लेकिन वो घर पर माँ अकेली है इसीलिए। तभी बीच में ध्वनि अचानक से, तुम्हारी साइज के बिना रिंग, इतना कहकर वो चुप हो गई। सभी ने अपना सिर पीट लिया। रीति, ध्वनि, तुमने क्या कहा? अनन्या, उसने ऐसा कहा क्योंकि मैंने उसे थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम्हारी और नीति की फिंगर साइज सेम ही है, इसीलिए तुम हमारी रिंग खरीदने में हेल्प कर सकती हो। यह सुनते ही सबने चैन की सांस ली। ऋषभ, थैंक गॉड बच गए। सौम्या, ओह यह बात है तो रीति, चलो तुम्हें इनकी हेल्प करनी चाहिए। रीति कुछ नहीं कहती, लेकिन सौम्या उसका हाथ पकड़कर उन सबके साथ ले जाती है। सौरभ, ऋषभ, ये सब करने की क्या जरूरत है, वो इस सब से ज्यादा हद होगी, और तो कहीं ये सब करने के चक्कर में सचमुच उसे खो ना दे। ऋषभ सौरभ की कही हुई बातों को सोचने लगता है, तभी रिया की आवाज सुनाई दी, ऋषभ, ये रिंग देख कैसी है? ऋषभ रिंग देखते हुए, ठीक है, लेकिन उसके टाइप की नहीं है। तभी उसकी नजर एक डायमंड की रिंग पर जाती है। ऋषभ उस रिंग को देखकर, ये परफेक्ट है। रिया, तुम्हें यह पसंद है? ऋषभ, हाँ। ध्वनि, हाँ तो अब साइज भी चेक कर लो भाई, आप रीति को पहना कर देख लो साइज परफेक्ट है या नहीं। ऋषभ, ठीक है। इतना कहकर वो रीति के पास जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर रीति कोई जवाब नहीं देती, उसने अपना सिर नीचे किया हुआ था। ऋषभ हल्का सा मुस्कुराकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर रिंग पहना देता है।
लेकिन शायद यह सब रीति की सहन शक्ति से बाहर था। उसकी नज़रें अब भी नीचे ही थी। उसने अपने आंसुओं को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था। रिया, साइज भी परफेक्ट है। रीति अब अपने दूसरे हाथ से रिंग खींचकर निकालती है और खींचने की वजह से उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। ऋषभ तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर, आराम से करना चाहिए था ना, तुम्हें पता नहीं हर बार किस चीज की जल्दी रहती है। रीति उससे अपना हाथ छुड़ाकर, मैं ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, इतना कहकर वो ऋषभ का हाथ पकड़कर उसमें वो रिंग रख देती है। रीति आगे सौम्या से, भाभी अब हमें चलना चाहिए, इतना कहकर वो शॉप से बाहर निकल जाती है। सौम्या, ऋषभ उसकी तरफ से, मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जो किसी से बदतमीजी से बात करे। ऋषभ, भाभी मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो भी हर्ट है इसीलिए ऐसा बोल रही है। सौम्या, लेकिन ऋषभ अगर वो कल नहीं आई तो? ऋषभ, आप चिंता मत कीजिए, वो जरूर आएगी और आप अब जाइए, वो आपका बाहर वेट कर रही होगी। सौम्या, ठीक है मैं चलती हूँ, इतना कहकर वो शॉप से बाहर आ जाती है। वो आसपास नजर घुमाती है लेकिन रीति उसे कहीं नहीं दिखती। वो गाड़ी में जाकर देखती है तो रीति गाड़ी में बैठी हुई थी। सौम्या आकर उसके पास बैठ जाती है। सौम्या ड्राइवर से, गाड़ी घर ले लो। ड्राइवर, जी मैडम कहकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। रीति अब भी खिड़की से बाहर देख रही थी। सौम्या उसके सिर पर हाथ फेरकर, क्या हुआ है? रीति अब उसके गले लगकर रोते हुए, आप तो सब जानती हो ना भाभी, वो ऐसा क्यों कर रहा है? आप जानते हो मैं जब भी उससे बात करती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि वो एक ही इंसान है जो मुझे भाई से भी ज्यादा जानता है, और आज ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है। वो सिर्फ बोले ही जा रही थी। सौम्या उसे चुप कराते हुए, मैं तुमसे एक बात कहूँ, उसे ध्यान से सुनना। रीति हाँ में सिर हिला देती है। सौम्या, अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा होगा तो किसी भी कीमत पर तुम दोनों साथ होगे। रीति बीच में ही, और अगर नहीं हुए तो? सौम्या, तो समझ लेना कि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। रीति सौम्या की बातें समझने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर खामोशी के बाद दोनों अब घर पहुंच चुके थे। आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए मोहब्बत के एहसास मेरे यानी के साकेरा के साथ। शुक्रिया।